Today we will discuss the paper number second, unit number third. ठीक है, हमने बैलेंस एक्सचेंज रेट पढ़ लिया है और आपने रिकॉर्डिंग देख लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं उसके अगले टॉपिक की, डिवैल्यूएशन और एब्जॉर्प्शन अप्रोच की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? देखिए, डिवैल्यूएशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप समझिए और इसको ध्यान दीजिए। डिवैल्यूएशन से पहले आप मार्शल लर्नर कंडीशन को समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्शल लर्नर कंडीशन? मार्शल लर्नर कंडीशन ने एक अप्रोच दिया, उसको इलास्टिसिटी ऑफ अप्रोच कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ अप्रोच, इलास्टिसिटी ऑफ ट्रेड। हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में यदि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कीजिए तो क्या होता है, हमें फायदा होता है, यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है। और अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट ज्यादा कीजिए तो इसका मतलब हमें डेफिसिट होता है, घाटा होता है। एक्सचेंज रेट में जब आप इसको मिला के देखेंगे तो जब हम डिमांड ज्यादा करते हैं, हम जब इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदारी खूबसारी करते हैं विदेश से, तो हमें उसके एवज में पैसा देना पड़ता है। वी विल हैव टू गिव द डॉलर इन डॉलर, वी हैव टू पे डॉलर, हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। जिसके कारण हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है। तो जहां हम पहले इंडियन में $1 बराबर 50 रुपए देते थे, अब हमें $1 70 रुपए का पड़ता है। $1 70 रुपए का पड़ता है, यानी पहले 50 का पड़ता था, अब 70 का पड़ता है, तो डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है। तो ज्यादा इंपोर्ट करने से डॉलर का प्राइस बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेफिसिट, घाटा हो जाता है और महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। क्यों इन्फ्लेशन आता है? भाई सीधी बात है, कई सारी जगह खर्चा होता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है आपसे, आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम करेक्ट करते हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, एक्सचेंज रेट डेफिसिट है, तो आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे? तो मेजर्स हैं ये, हाउ टू करेक्ट द मेजर्स। मेजर्स है कैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करेंगे, कैसे हम चीजों को करेक्ट करेंगे। तो पहला अप्रोच है डिवैल्यूएशन अप्रोच। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन, अवमूलन। अवमूलन, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउन कीजिए। क्या डाउन कीजिए? डिवैल्यूएट कीजिए, अपनी चीजों को इवैल्यूएट, डिवैल्यूएट कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या घटा दे भाई? तो कहा, अगर आपकी करेंसी $1 बराबर 50 रुपए है, सब कुछ होने के बाद, मतलब आप घाटे में है, सॉरी, $1 बराबर 60 रुपए हो गई है घाटे में, तो आप इसका रेट और घटा दीजिए। तब तो आप $1 बराबर 80 रुपए कर दीजिए। ये क्या बात कह रहे हो भाई? पहले ही मुद्रा घट रही, कमजोर हो रही, तुम कह रहे हो और कमजोर कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल कर दो। क्यों? सुनो, अगर $1 बराबर 50 था और आपने इंपोर्ट ज्यादा किया और एक किसी वजह से भी घाटा हो रहा है, व्यापार में ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो $1 बराबर 60 हो जाएगा। यानी पहले 50 रुपए की क्षमता थी $1 लेने की, अब 60 रुपए की क्षमता है। तो अब आप 80 रुपए उसको कर दो, आप और महंगा कर दो, डॉलर को और महंगा कर दो। क्यों महंगा कर दो? अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर दो। जब आप अपनी करेंसी डिवेल्युएट कर देंगे और घटा देंगे और कमजोर कर देंगे, तब क्या होगा? तब आपके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। आप घाटे में हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले $1 देने पर 50 रुपए की चीज ही मिलती थी, अब $1 देने पर 80 रुपए की चीज मिलेगी। तो भाई अमेरिका वालों को भारत सस्ता पड़ा, तब तब क्या करें? वो और ज्यादा खरीदारी करेंगे। तो जैसे ही आप डिवेल्युएशन करोगे तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से आपके डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपके डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से आपके डोमेस्टिक मार्केट में इनकम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएगी, घाटा होते हुए भी। समझिए, इसको अनडेवलपिंग या अनडेवलप्ड नेशन ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो नेशन, मान लीजिए कोई देश के पास और कोई संसाधन नहीं है, उसके पास कोई और इकोनॉमिकल पावर नहीं है, वो क्या करे? तो वो डिवेल्युएट करता है अपनी करेंसी को। बाय द व्यू ऑफ डिवेल्युएशन देयर करेंसी विल बी लॉस्ट देयर स्ट्रांगनेस। पहले $1 मान लो 50 मिलता था, अब $1 100 में मिलेगा। डिवेल्युएट करने के बाद 100 रुपए में $1 मिलेगा। हाँ, पहले 50 मिलता था। तब इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा।
एक्सपोर्ट बढ़ने से डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भाई, और लोग आएंगे तो एक्सपोर्ट करने का उत्पादन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये इफेक्ट है डिवेल्युएशन से। सो डिवेल्युएशन इज अ करेक्शन फॉर डेफिसिट। डिवेल्युएशन डिफिसिट को करेक्ट करता है। आपके यहाँ घाटा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवेल्युएशन करो तो घाटा सही होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर मान लिया जाए कि हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है डिवेल्युएशन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेल्युएशन? डिवेल्युएशन इज लोवरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ योर करेंसी। टेल मी, you find you yes, okay, now think one more thing, upcoming इसमें मार्शल लर्नर कंडीशन है। मार्शल लर्नर कंडीशन, आई मेक यू द, ठीक है, इलास्टिसिटी अप्रोच कहते हैं, मार्शल लर्नर कंडीशन है। क्या है ये मार्शल लर्नर कंडीशन? दो इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल लर्नर, मार्शल और लर्नर, ए बी लर्नर, ठीक है, आभा लर्नर। उन्होंने कहा कि डिवेल्युएशन इज द बेस्ट वे। इलास्टिसिटी अप्रोच से हम डिवेल्यूशन देख रहे हैं, अभी डिवेल्यूशन तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि डिवेल्यूशन मतलब लोअर योर करेंसी, द वैल्यू ऑफ करेंसी। इम्पैक्ट भी मैंने वर्बली बता दिया। अब समझो कि अगर करेंसी डिवेल्युएट करेंगे हम, चलो कर दिया, बट कैसे काम करेगा? तो इसको पढ़ना है इलास्टिसिटी अप्रोच से। कैसे? इलास्टिसिटी अप्रोच से। आप ये बताओ, आपने रिएक्शन किया और मैंने तुरंत एक्शन किया, रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स है ना, अपोजिट रिस्पॉन्स है ना, डिमांड प्राइस का रिस्पॉन्स देख रहे हैं ना आप? तो डिमांड प्राइस में कैसा रिलेशन है? डिमांड प्राइस में कैसा रिलेशन है? सो इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन? इनवर्स, ऋणात्मक। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, तुरंत एक्शन पे रिएक्शन होगा। इफ इट क्लियर? फॉर नॉर्मल गुड्स इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी है, लोचदारता, लोचदार। सो डिमांड प्राइस में इनवर्स रिलेशन है कि डिमांड घटने पर, डिमांड प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ना चाहिए, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटना चाहिए। तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो तुरंत डिमांड में असर पड़ेगा, और किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड में असर पड़ेगा। एक अप्रोच। दूसरा, अगर इनइलास्टिक हो गया तो, इनइलास्टिक मतलब आप कुछ भी चेंज कीजिए, सामने पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, तो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये डिमांड प्राइस का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी अप्रोच और मार्शल लर्नर। मार्शल लर्नर कंडीशन में इन्होंने शर्त रखी, कहा कि वेन एवर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इफ ग्रेटर देन वन, समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इफ ग्रेटर देन वन, देन डिवेल्युएशन विल वर्क। इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब कि अगर आपके एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ा तो सामने डिमांड घट जानी चाहिए, और अगर प्लीज प्लीज माइक बंद कर लीजिए, इनका भी माइक बंद कर ले। और अगर आपका इलास्टिक, और मान लीजिए आपने अपने एक्सपोर्ट का दाम घटाया, अपने प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते हैं भाई, देते हैं, तो आपने एक्सपोर्ट का, मान लीजिए मैं ये अमेरिका को बेचता हूँ, अमेरिका को देता हूँ, यानी मैं अमेरिका में ये ट्राइपोड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर ट्राइपोड का प्राइस 1000 रुपए है और ट्राइपोड का प्राइस 900 रुपए हुआ, तो डिमांड वहां बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? तो कहा इनवर्स रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन किया, रिस्पॉन्स किया, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर दोनों रिस्पॉन्स ही ना करें, मतलब मैंने कहा दाम बढ़ेगा तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, मैं दाम घटेगा तो डिमांड घटा दी, तो ये इनइलास्टिक हो गए। तो कहा इनइलास्टिक नहीं, इलास्टिक होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्या है कि वेन एवर वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, द डिमांड विल बी डाउन। If whenever we decrease the price of export, demand will be high. So elasticity of export plus elasticity of import. Import मतलब कि मान लीजिए अमेरिका में हम अमेरिका से हेयर कंडीशनर मंगा रहे हैं,
तो अगर अमेरिका में हेयर कंडीशनर महंगा हुआ तो मैं डिमांड नहीं करूंगा, इंडियन मार्केट विल नॉट बाय द शैम्पू और हेयर कंडीशनर। और अगर वहां पे सस्ता हुआ हेयर कंडीशनर तो हम तुरंत डिमांड करेंगे और खरीदारी कर लेंगे। तो इलास्टिसिटी, तो कहा मार्शल लर्नर ने इलास्टिसिटी अप्रोच में कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन वन, मतलब दोनों को वन से ग्रेटर होना चाहिए। तब अगर आपकी दिमाग आपका मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ऐसा है तो डिवेल्युएशन काम करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेल्युएशन? लोअर योर द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो सीधी सी बात है भैया, इलास्टिक अप्रोच इसका मतलब क्या है? इलास्टिक अप्रोच इसका मतलब क्या है कि अगर आपने डिवेल्युएशन कर दिया, अपने करेंसी की वैल्यू घटा दी, $1 बराबर 50 है, अब $1 बराबर 70-80 हो गया, तब एक्सपोर्ट तो सस्ता हो जाएगा ना विदेशी बाजार के लिए। तो एक्सपोर्ट सस्ता हुआ तो वहां डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब वो जब डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट सस्ता हुआ तो आपसे वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे आपके बाजार घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और आपका इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, तभी तभी आप डिवेल्युएशन का फायदा बेनिफिट हो जाओ। अगर लेस देन वन है, मतलब इनइलास्टिक है, तो डिवेल्युएशन का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है, अगर लेस देन वन, इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट का प्राइस घटा तो डिमांड घट जाएगी। समझिए, गौर कीजिए, मैंने अगर डिवेल्युएशन कर दिया, अपनी करेंसी का दाम घटा दिया, $1.50 था, मैंने $1.100 कर दिया, भाई $100 में $1, इसका मतलब डिवेल्युएशन हो गया। अब होगा क्या, अब होगा क्या, एक्सपोर्ट का प्राइस तो घट गया, ट्राईपॉड का प्राइस घटेगा। क्यों, किसके लिए घटेगा? उनकी तरफ से। अब भाई 1050, मान लो $50 का था, अब $1 का $50। अब मैंने कहा $100, $100 का कर दूं, तो $100 में 2 ट्राईपॉड वो ले सकते हैं, बढ़िया वाले, है ना? लेकिन अब क्या है, अगर इनइलास्टिक है, ग्रेटर देन वन है, सॉरी लेस देन वन, इसका मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट लेस देन वन है, इसका मतलब ये है कि वहां इनइलास्टिक है, यानी आप प्राइस बढ़ाइए घटाइए, उनके लिए ट्राईपॉड सस्ता हो महंगा हो, वो खरीदारी नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे या उतना ही करेंगे जितना हुआ आपसे। तब तब डिवेल्युएशन फेल हो जाएगा। हमने तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम कराया था, लेकिन वो डिवेल्युएशन फेल हो जाएगा। तो डिवेल्युएशन हमेशा ग्रेटर देन वन पे होता है। अगर वन पे नहीं है, इलास्टिसिटी इनइलास्टिक मार्केट है, तो डिवेल्युएशन नहीं अप्लाई होगा मार्शल लर्नर अप्रोच इलास्टिसिटी अप्रोच के अनुसार। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? इज इट क्लियर वॉट एवर आई से? इलास्टिसिटी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी, कितना रिस्पॉन्स होगा, कितना रिस्पॉन्स होगा, इस अप्रोच से आप समझिए डिवेल्युएशन का फायदा मिलेगा। डिवेल्युएशन मतलब लोअर द करेंसी, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इज लेस देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, वन से ग्रेटर होना चाहिए। इफ द मार्केट इज इलास्टिक देयर विल बी नो इम्पैक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? एक दूसरा, इलास्टिसिटी अप्रोच और डिवेल्युएशन मार्शल लर्नर कंडीशन इज द लॉन्ग रन अप्रोच। लॉन्ग रन अप्रोच है। क्यों लॉन्ग रन अप्रोच है? क्यों लॉन्ग रन अप्रोच है? क्योंकि अगर प्राइस आगे पीछे तुरंत होगा तो तुरंत मार्केट में कोई भी रिएक्शन नहीं करता, एक्सचेंज रेट में तुरंत। अब आप मान लीजिए अमेरिका में कुछ चीज सस्ती हुई, आपको लगी आपका रुपया मजबूत हो गया, पहले $1 बराबर 50 था, अब $1.40 का हो गया, पहले 50 का मिलता, अब 40 का हो गया, तुरंत थोड़ी आप मार्केट में जाकर खरीदारी करने लगोगे अमेरिका के, नहीं, टाइम लगेगा, जब वो स्थिर होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन अप्रोच, शॉर्ट रन में तो घाटा होता है। इफ द कंट्री डिवेलुएट इट्स करेंसी, अगर करेंसी डेवलुएट कर दी कंट्री ने, तो शॉर्ट टर्म में घाटा होगा। कैसा घाटा होगा? भैया मैंने अपनी करेंसी की कीमत घटा दी है, तब तो जैसे ही पहले $1 बराबर $50, $50 में $1 आ जाता था, अब $100 देने पर $1 आएगा। तो गौर कीजिए, सिर्फ एक मेरा इम्पोर्ट जो है, मेरा इम्पोर्ट भी तो मैं करता हूँ, मैं विदेश से सामान तो खरीदता हूँ। तो पहले मैं सामान खरीदने पर $50 के हिसाब से देता, मुझे $100 के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। एक दूसरा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल वगैरह में, मैं पेट्रोल खरीदूंगा, पहले $50 बैलन में दे देता था, अब $100 देना पड़ेगा एक बैलन के लिए, यानी पेट्रोल महंगा हो गया। तो पेट्रोल महंगा होगा तो आपको तो पता है पूरी इंडियन इकोनॉमी महंगी हो जाएगी।
ठीक है, तो याद करिए जैसे डिवेल्युएशन होगा तो आप और संकट में आएंगे। डिवेल्युएट आपने करेंसी किया तो आपका डाउनवर्ड स्टार्ट होगा, बट धीरे धीरे फिर वो लॉन्ग रन की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, यानी फायदे की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे जाएगा, इसको जे कर्व कहते हैं। जे कर्व, जे देखा है, जे, जे, जे कर्व की तरह काम करता है। इसको बताइए कैसा दिख रहा है। Elasticity of export plus elasticity of import is greater than 1. Devaluation beneficial. Devaluation not beneficial. समझ गए, ये दो कंडीशन, एक में बेनिफिशियल एक में बेनिफिशियल नहीं। आप ये हमेशा याद रखिए। एक दूसरा, हमने कहा डिवेल्युएशन लॉन्ग रन है, जे कर्व की तरह। ये जे कर्व, क्लियरिटी आ रही है ना, दिख रहा है ना सही से? जल्दी बताओ। सभी लोगों को। तो जे कर्व में होता क्या है, मान लो ये यहाँ पे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये इतना कर लो। तो जब डिवैल्यूएशन होगा ना, डिवैल्यूएशन होगा तो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, इकोनॉमी नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर आएगी, फिर वो ऊपर आएगी। तो पहले डिवैल्यूएशन में इकोनॉमी नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। ठीक है, तो ये डिवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकवर करता है, बीओपी में फायदा करता है, बैलेंस करता है, ये डेफिसिट में काम होता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, ये जानने वाली चीज है। अंडरस्टैंड? Everyone is clear with absorption approach? What is the meaning of absorption? Absorption मतलब होता है, सॉरी, devaluation, devaluation मतलब होता है devaluate your currency। उल्टा अगर आप ओवर वैल्यूएट करेंगे इट मीन अपवर्ड योर करेंसी। मैं सभी से आंसर की कामना रखता हूँ, मुझे सभी लोग बताएं, इफ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक अगला अप्रोच है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लेना, अपने में समाहित कर लेना। इसको कुछ लोग कीन्स अप्रोच भी कहते हैं। कीन्स अप्रोच, कीन्सियन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसको मनी वो जॉन रॉबिन्सन, हैरोल्ड, फ्रिट्ज और कीन्स, इन सब ने बीओपी के संदर्भ में दिया था। ठीक है, किसके संदर्भ में? बीओपी के संदर्भ में। इट रिलेट विथ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम समझ में आ गया? क्या है ये? देखो, इन्होंने कहा कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब अगर आप इंपोर्ट कहीं ना कहीं ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। इंपोर्ट आप कब ज्यादा करोगे? जब आप ज्यादा डिमांड करो, डिमांड मोड। डिमांड क्यों करोगे भाई? आपके पास इनकम ज्यादा है, इनकम है इसलिए। तो कहा कि अगर, अगर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय इफ लेस देन, इफ लेस देन प्रोड्यूस,
आप उत्पादन ज्यादा, सॉरी, आप एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, कंजप्शन। आप कंजप्शन ज्यादा करते हो, इनकम कम है, तो बीओपी डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा। इसको का या इसको का एब्जॉर्प्शन, 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 तो डेफिसिट होगा। अगर एब्जॉर्प्शन, नेशनल इनकम ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो बीओपी सरप्लस होगा, सरप्लस होगा, अच्छा होगा। क्या है समझो, देखो ऑब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, एब्जॉर्ब कर लेना, कोई चीज एब्जॉर्ब करना, कोई चीज एब्जॉर्ब करना। जैसे आप मान लीजिए, आप कोई चीज खा रहे हैं ज्यादा, अब बना रहे हैं कम, बना रहे इतना, खा रहे इतना, आपके पास पैसा है 10,000, खर्चा है आपका 20,000 का, तब आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, खा ज्यादा रहे हैं भाई, आप कमा रहे हैं कम, यूज कर रहे हैं ज्यादा, यू एब्जॉर्ब मोर बट प्रोड्यूस लेस। सो नेशनल इनकम लो, एब्जॉर्प्शन मोर, इट मीन्स व्हाट, यू आर डेफिसिट, आप घाटे में रहेंगे। बट यू प्रोड्यूस मोर, योर नेशनल इनकम इज मोर, और एब्जॉर्ब लेस, थोड़ा यूज कर रहे हैं, बना ज्यादा रहे, यानी आप सरप्लस में रहेंगे। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अगर हम एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे और इनकम कम है, तो हम डेफिसिट में है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा, घाटे में रहेगा सौदा। और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा है, बट हम एब्जॉर्प्शन कम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सरप्लस में रहेंगे। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? टेल मी। आप सभी लोग आंसर नहीं देते, एक दो लोग बस मैसेज कर दिया, आप सब लोग बहुत खुश हो जाते हो कि ठीक है यार, ये तो कर ही दिए। ना ना, ये मत करा करो प्लीज। जो भी है उसको पूरा कंप्लीट सबको बोलना है। हम्म। देखिए, इस अप्रोच को फिडने एंड अलेक्जेंडर ने दिया था। किसने दिया था? फिडने एंड अलेक्जेंडर ने। तो ये डिवेल्युएशन अप्रोच किसने दिया था? फिडने और अलेक्जेंडर ने दिया था। एक डेरिवेशन मैं लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, उसको समझिए। एब्जॉर्प्शन अप्रोच का आपको समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आ जाएगा तो अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? देखो, फिडने ने इसको 1952 में दिया था, 1952 में, एब्जॉर्प्शन अप्रोच दिया था। किसने? फिडने, फिडने, एफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। मानिए इनकम है y इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। आपको पता है ये नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, ये इनकम है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। पता है आपको? इतना क्लियर है? टेल मी फास्ट, इतना क्लियर है? आंसर देते रहिए प्लीज। नाउ, नाउ अगर हम इसको सम अप करें, सी प्लस आई डी प्लस जी, ये क्या है भाई? टोटल एब्जॉर्प्शन आप कहिए इसको, टोटल एब्जॉर्प्शन है। क्यों एब्जॉर्प्शन है? क्यों एब्जॉर्प्शन है? आप कहीं से भी चलिए, आप कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो भोग ज्यादा करेंगे, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। आप निवेश ज्यादा करेंगे तो भी अंत में उपभोग ही करेंगे। सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी निवेश करेगी तो अंत में उपभोग करेगी। तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इसी के थ्रू हो सकते हैं, इन तीन के थ्रू, कंजप्शन, इनकम, ऑटोनोमस और गवर्नमेंट, ठीक है। और वाई, इसको हम ए मान लेते हैं, इन सबको ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ए। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम बी मान लेते हैं।
एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो अब पहले में रख दीजिए, तो y इक्वल टू ए माइनस बी, यही होगा एब्जॉर्प्शन माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम b इक्वल टू y माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं इसमें। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू ऑन करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट इज नेशनल इनकम, हाँ, नेशनल इनकम माइनस टोटल एब्जॉर्प्शन, टोटल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि टोटल एब्जॉर्प्शन और राष्ट्रीय आय का जो अंतर है ना, वही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। टोटल एब्जॉर्प्शन और राष्ट्रीय आय का जो अंतर है, वही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्योंकि हमने पहले ही समझा है कि भाई अगर आप राष्ट्रीय आय ज्यादा है और उत्पादन कम है, यानी राष्ट्रीय आय ज्यादा कम है और आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हो, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा। और आपका अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा और एब्जॉर्प्शन कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। तो यहाँ पे हमने डेरिवेशन निकाला कि a माइनस बी, ए क्या है, ये a ये है, ये राष्ट्रीय आय थी पूरी, c प्लस आई डी प्लस जी को हमने a मान लिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को b मान लिया, जैसे इसको आपने a मान लिया, इसको b मान लिया। ये देखो आगे रखा y इक्वल टू a माइनस बी कर दी, a माइनस बी कर दिया, सॉरी a प्लस बी था ये, ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी था। जब डेरिवेटिव उधर जाएगा तो b इक्वल टू y माइनस ए हो जाएगा, ये a उधर चला गया तो y, तो नेशनल इनकम माइनस एब्जॉर्प्शन। इसका अंतर क्या है, इसका अंतर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर सोच लो इस एब्जॉर्प्शन में अलेक्जेंडर क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कहते हैं कि भाई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है, तो एक अप्रोच है कि डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाए, डोमेस्टिक इनकम बढ़ जाए, पहला अप्रोच है, ठीक है। क्या है पहला अप्रोच, डोमेस्टिक इनकम, या और रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन घट जाए, एब्जॉर्प्शन घटा लीजिए, भाई आप उपभोग करना कम कीजिए, आय का बढ़ाना ज्यादा कीजिए, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि डिवेल्युएशन सही है, डिवेल्युएशन, डिवेल्युएशन बेस्ट। क्यों, क्योंकि डिवेल्युएशन दो काम करेगा, पहला, पहला एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि भाई आपने अपनी करेंसी डिवेल्यूट कमजोर कर दी है। तो पहले $1 50, अब $1 100 कर दिया, तो 100 रुपए में तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, विदेशी कहेंगे बढ़िया है, चलो भारत सस्ता खरीदे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा, एंड इंपोर्ट डाउन, भाई महंगा पड़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, तो पहला तो ये फायदा होगा। दूसरा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। क्यों इनकम बढ़ेगी भाई, राष्ट्रीय आय, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो वो भारतीय बाजार अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी खर्चा करेंगे, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो डिवेल्युएशन से दो काम हो रहे हैं, किसने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा, ठीक है, अलेक्जेंडर ने कहा। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। और सभी लोग बताओ। अब एक और बात समझो, द एडिशनल इनकम फॉर जनरेटेड विद फर्दर इनकीप इनकम, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर आप जानते हैं ना, कोई चीज गुणक होगी, इतना होने से मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा, तो सब चीजें चेंज भी होगी। तो ये db इक्वल टू dy माइनस डी है, ये कर लिया, वही चीज है इक्वेशन, इसको 4 नंबर लिख दिया।
ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। ये नेट 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 कितना बढ़ा। अब डीए क्या है, ये डीए टोटल एब्जॉर्प्शन है, टोटल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बता दूंगा आगे। ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्शन। अभी सही है कि ब्लर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो दिख रहा है अभी? ठीक है, अब इसको देखो, इसको टोटल एब्जॉर्प्शन कहेंगे, चेंज इन द टोटल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिखा आगे टोटल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मल्टीप्लायर लग गया, याद कीजिए। टोटल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब। भैया ये नॉर्मल था, अब चेंज मल्टीप्लाई इफेक्ट आया तो मार्जिनल एमपीसी पे, एमपीए पे नहीं होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब मतलब जितना आप आपकी जितना आप एब्जॉर्प्शन करोगे टोटल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जितना आप टोटल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसका आगे ये फॉर्मूला क्या होगा? इसका आगे फॉर्मूला ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होगा डी एच इक्वल टू ए डी वाई प्लस डी डी। ये सब वही है, डी ए वहां इधर आ गया है, डी ए इधर आ गया है, डी ए डी वाई प्लस डी डी हमने कर दिया है। डी डी क्या है? डी डी क्या है? This expressed as a devaluation also directly affect absorption through the change in income। चेंज इन इनकम के थ्रू डायरेक्ट डिवेल्युएशन इफेक्ट करता है, डायरेक्ट डिवेल्यूशन इफेक्ट करता है। समझ रहे? चेंज डायरेक्ट डिवेल्यूशन इफेक्ट करता है, इसको 4 नंबर मानते हैं। 3 और 4 को अगर हम मैनिपुलेट करें, डीवी इक्वल टू डी वाई माइनस ए डी वाई माइनस डी डी। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आपको, परेशान मत होइए। और डीवी इक्वल टू 1 - ए डी वाई। अब देखिए डी वाई हमने बाहर निकाली है, डी वाई यहाँ था, ये माइनस डी डी। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है एमपीए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब। मतलब अगर अगर एब्जॉर्प्शन इज 1, एब्जॉर्प्शन ये और ये, अगर एब्जॉर्प्शन इफ ग्रेटर 1 इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, अगर एक ग्रेटर हुआ एब्जॉर्प्शन से, तो इसका मतलब ये है कि डीवैल्यूएशन वर्क करेगा, डीवैल्यूएशन वर्क करेगा। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, 1 कम है, डीवैल्यूएशन आप करिए करेंसी का, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ये इसमें बैलेंस रहेगा, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच कह क्या रहा है? एब्जॉर्प्शन अप्रोच सीधा सीधा भैया ये है कि अगर आप जो कमाते हैं उससे ज्यादा खाएंगे तो आप घाटे में आ जाएंगे। तो अगर आप एब्जॉर्ब ज्यादा किया, नेशनल इनकम कम है तो आप डेफिसिट में है, नेशनल इनकम ज्यादा एब्जॉर्ब कम है तो आप फायदे में है। इसके बाद इसके दो मेथड, ऑप्शन मेथड के। पहला पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि आप एब्जॉर्प्शन कम कर दीजिए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करने के लिए ये सब कहानी बताई गई है। तो पहला है कि एब्जॉर्प्शन कम कर दीजिए और दूसरा इनकम बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा ना एब्जॉर्प्शन कम कर पा रहे ना इनकम बढ़ा रहे, हम डिवेल्युएशन कर देंगे। तो डिवेल्युएशन करेंगे तो दो काम हो जाएंगे, इनकम भी बढ़ेगी और एब्जॉर्प्शन भी घटेगा, है ना? डिवेल्युएशन काम कैसे करेगा? तो वो एक फॉर्मूले से उन्होंने बताया और अंत में यही कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू डिवेल्युएट, अगर डिवेल्युएशन की प्रवृत्ति एब्जॉर्प्शन की प्रवृत्ति ज्यादा है
तो इसका मतलब ये है कि आपको घाटा होगा, आपको घाटा हो गए। और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति कम है तो आपको फायदा होगा। यहाँ तक ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से बताओ, मेरे पास बैटरी बहुत कम है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी, सभी लोगों को। कितने लोग डाउट में हाथ उठाओ, डाउट वाले हाथ उठाओ। चलो, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। टॉपिक को एक दो बार और पढ़ना, समझना, याद हो जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, बिकॉज आई डू नॉट हैव मोर द बैटरी, आई एम इनफ टिल 2%। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। सो वी आर कंप्लीट सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस derivation, derivation is no issue, derivation is not common in examination, we just explain to make understand your concept. Okay, so most important the concept. What is the absorption approach? If we're totally about the absorption and national income combination, it is a Keynesian approach also. Okay, so that's the thing. So thank you very much, we have more covering, कल हम और important topic cover करके ये topic। Okay, thank you very much to all of you.